जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अपनी एक सीरीज चल रही है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बिहार दरोगा में जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2008 से लेके 2020 तक यानी 2022 तक, वो सभी एग्ज़ाम को हम अभी कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम सेट नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं, यानी 4 एग्ज़ाम को कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 26/8/2018 को हुई थी, उसी को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, इस सेट में। और एक बात बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और उसमें मैं इसका पीडीएफ डालते रहता हूं। जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो आती है उसके बाद इसका पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बताइए। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी यूपी की मुख्यमंत्री। कहाँ की? यूपी की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, ऑप्शन पढ़ते हैं, यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। हाँ बिल्कुल, भारतीय नागरिकता अगर वो परित्याग करता है खुद से तो नागरिकता खो देगा। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। हाँ, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता भी प्राप्त करता है तो भी इसे भारतीय नागरिकता खोना पड़ेगा, ठीक है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है ना, ये गलत है। सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत है, यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हा कमेटी 1 जो है वो किन सुधारों से संबंधित है बताइए। तो ये नरसिम्हा कमेटी जो संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। किससे? बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ आपकी। तो एक है मल्होत्रा कमेटी। तो मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है पता है? बीमा क्षेत्र से। मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्होत्रा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो भारत के जो मुख्य शहर हैं उसके विकास से संबंधित कौन सा केंद्र सरकार की योजना है? उसका नाम है अमृत। क्या नाम है? अमृत। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून 2015, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की राजकोषीय नीति प्रतिपादित की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और एक बात आपको बता दूं कि 2022 और 23 में भारत की जो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने की संभावना है। समझिए, अनुमान किया गया कि 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 6.4% रहने की संभावना है, अनुमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 एक वर्ग किसका? वसीय अम्ल का। किसका है? वसीय अम्ल का। और ओमेगा 3 जो वसीय अम्ल है वह हृदय के लिए अच्छा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? यानी किससे संबंध है राम प्रसाद बिस्मिल? कौन से? तो इसका हो जाएगा आंसर काकोरी संयंत्र से। किससे? काकोरी संयंत्र, जो कहाँ हुआ था? जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। कहाँ पे? सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो रेलगाड़ी जा रही थी तो काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों द्वारा इसे लूट लिया गया था। तो उसी से संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल। और इसमें कौन कौन थे पता है आपको? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह, ठीक है। ऐसे इन चारों को फांसी भी दे दिया गया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दिया गया था तो उन्होंने क्या बोला था? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। क्या बोले थे? कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, और ये बोल के वो फांसी पर लटक गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है?
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। तो अमीर खुसरो किसके अंतिम कौन से शासक थे जिसके शासनकाल तक थे? तो बलबन के शासनकाल तक अमीर खुसरो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है, पता ही होगा आपको। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ये बताइए तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था, वो पता है? तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1930, सेकेंड हुआ था 1931 और थर्ड हुआ था 1932, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी में विजयनगर के भगवान अवशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो किसके द्वारा लाए गए थे? ये लाए थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। अच्छा एक बात बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसकी कौन सी समिति ने किया था? त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसकी सिफारिश किसने किया था? तो उसकी सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय का अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है बताइए? तो चुनाव आयोग का गठन दिया गया है अनुच्छेद 324 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? वो बिहार के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो समान संहिता की जो परिकल्पना किनके लिए है? नागरिकों के लिए, ना कि वो धार्मिक निकाय स्त्री किसी एक समूह के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 18, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में, अच्छा 2017 क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है तो ये 2017 का क्वेश्चन पूछ दिया करंट अफेयर्स के रूप में। वैसे तो इसका आंसर आप लोग को भी पता ही होगा, वेंकैया नायडू थी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया जाता है उसे आज़ादी यानी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो इस रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 32 में, अपने संविधान को जो अनुच्छेद 32 है उसमें 5 प्रकार की रीट दी गई है। ठीक है, और उसी में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ये 4 तो आपके सामने लिखा हुआ ही है, और एक इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो है कौन सा बताइए? कौन सा है? वो है प्रतिषेध। कौन सा है? प्रतिषेध, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है, तो कौन से रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है? तो उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्टैटिक्स जो संबंधित है आंकड़ों के अध्ययन से। किससे? आंकड़ों के अध्ययन से। स्थिति विज्ञान एक गणित की शाखा है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और विटामिन डी में अधिकतम क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी जो है सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की जो रोशनी आती है उससे प्राप्त होता है विटामिन डी सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो कौन सा अम्ल है जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है अमाशय से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख गुहिका से, यानी मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है पाचन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25,
तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो आपको भी पता होगा तलचर कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। तलचर जो कोयले की खान है वह कहाँ स्थित है, वो स्थित है झारखंड में। और तलचर में मैं बता दूं कि भारी पानी का भी एक संयंत्र है। किसका? भारी पानी का भी संयंत्र है तलचर में। और ये जो तलचर है कोयले की खान है, और कोयले को हम काला हीरा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो ये कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोझिकोड का नया नाम है कालीकट। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? तो इसे ध्यान देके देखना होगा कि किस राज्य से नहीं मिलती है। तो सिक्किम से तो मिलती है, मेघालय से नहीं मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय से जो है भूटान राष्ट्र नहीं मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से तो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो किस कारण से दिन और रात होते हैं बताइए? तो ये जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। घूर्णन और वृत्तीय गति में आप लोग को अंतर पता है? नहीं पता होगा, उम्मीद है मुझे। जैसे ये राउंड है, ये राउंड है ना, अगर इस पे कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ अगर सिर्फ ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है, इसे बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, लेकिन जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति तो घूम नहीं पाएगा, कोई भी वस्तु मान लेते हैं, अगर ऐसे ऐसे अपने मतलब अपने स्थान पे राउंड करते हुए राउंड कर रहा है, ऐसे राउंड कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम घूर्णन गति। ध्यान रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे ही बोलते हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे राउंड करते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसलिए हम बोलते हैं पृथ्वी का घूर्णन। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल इसमें से हो जाएगा बाजरा। बाजरा जो है वो एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो नासा का जो मानव रहित यान जूनो है वो किस ग्रह का परीक्षण किया है बताइए? तो वो किया है बृहस्पति ग्रह का परीक्षण। किस ग्रह का किया है? जूनो बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? यमुनानगर हरियाणा में। यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या बोलते हैं? समवर्षा रेखा। क्या बोलते हैं? समवर्षा रेखा। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया? भारत के द्वारा निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है इनमें से? तो यह है कलपक्कम। कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1971 यानी 1971 में। क्वेश्चन नंबर 34, स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे? तो स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। किससे संबंधित है? बागवानी से। सोने का रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोने के रेशा के नाम से हम जानते हैं जूट को। क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में स्थित है कौन सा दर्रा है? ऑप्शन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पालघाट। कौन सा है? पालघाट जो है वो दक्षिण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो वो है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पे स्थित है? वो स्थित है जाम्बेजी नदी पे। किस पे? जाम्बेजी नदी पे। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है आप बताएंगे? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कहाँ पे है? वेनेजुएला में स्थित है, कैरोनी नदी पे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर है। कितना है? 979 मीटर एंजिल जलप्रपात का।
क्वेश्चन नंबर 38, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अलास्का जो स्थित है किस देश में स्थित है? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, अलास्का। क्वेश्चन 39 देखते हैं, भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है, बताइए। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगिया गोरसप्पा। गोरसप्पा के नाम से भी इसे जानते हैं, जोग भी बोलते हैं, जोगिया गोरसप्पा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है पता है? इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो जनसंख्या लाभांश निर्दिष्ट करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को। क्वेश्चन नंबर 42, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में मार्शल आर्ट को कलरीपयट्टू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा एकेडमी अवस्थित कहाँ है? माउंट आबू में। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। चलिए एक दो क्वेश्चन और बात कर लेते हैं इसी बीच में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है खड़गवासला में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। आर्मी फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में। ध्यान रखिएगा इस सभी को। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया बताइए? तो ये लिया गया आनंद मठ से। किससे लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ उपन्यास कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1882 में। और ये जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसे सर्वप्रथम कब गाया गया? इसे सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन 45, सूर सागर क्या है? सूर सागर क्या है? तो सूर सागर सूरदास की काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 46, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इसके क्षेत्र में मतलब एबल पुरस्कार जो दिया जाता है उसे ही नोबेल के रूप में बोला जाता है। वैसे तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया नहीं जाता है, एबल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अच्छा ये बताइए, फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फुटबॉल खेल का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। और क्रिकेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट का भी जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, ओपेक ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो ओपेक का मुख्यालय वियना। कहाँ है? वियना। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? तो ओपेक की स्थापना की गई थी 1960 में। कब की गई थी? 1960 में। ओपेक में अभी सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो ओपेक में अभी 13 सदस्य राष्ट्र हैं। कितने? 13 सदस्य राष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अब कुछ बात कर लेते हैं और भी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या विश्व हास्य दिवस, हंसने का दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को पता ही होगा राष्ट्रीय युवा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस। और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस भी हम मनाते हैं। कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस दोनों मनाते हैं। और 15 जनवरी को आपको पता होगा थल सेना दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में? नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 52 है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठक है? तो लीलावती जो है किस विषय का मानक मूल पाठक है? वो है गणित का। किसका है? गणित का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है?
तो जस्ट डू इट जो वाक्यांश है किस कंपनी से संबंधित है, वो संबंधित है नाइक कंपनी से। किससे? जिसका साइन भी आप देख रहे हैं, यही साइन है नाइक का, नाइक कंपनी से जस्ट डू इट। क्वेश्चन नंबर 54, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य के में प्रसिद्ध है? तो ये पता ही होगा आपको कि बिहार में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो भारत में हाल ही में मतलब ये 2018 का क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में एग्जाम हुआ था। तो 2018 में किसको मुक्त किया था, खुद को किस रोग से मुक्त किया था? ये मुक्त किया था बर्ड फ्लू से। और बर्ड फ्लू किससे होता है? तो H5N1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO भी बोलते हैं द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? तो मानव रहित टैंक का नाम है मंत्रा। क्वेश्चन नंबर 58, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो वो थी अप्रैल में। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? कौन सी मेट्रो सर्विस है? यह है दिल्ली मेट्रो सर्विस। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस राज्य में, इसे मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 का ही, तो 2018 का करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है या फिर हो गया था, जो भी बोल सकते हैं। तो 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था बताइए? तो ये हुआ था टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 62, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत की राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये किस वर्ष में हुआ था? 1956 में। किस वर्ष में? 1956 में। और फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है, तांबा में, हाइड्रोजन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64, एंगस्ट्रम इकाई है किसका? तो एंगस्ट्रम इकाई है किसका? तरंगदैर्घ्य का। क्वेश्चन नंबर 65, आवृत्ति को नापा जाता है किससे? तो आवृत्ति को हम नापते हैं हर्ट्ज से। किससे? हर्ट्ज से। आवृत्ति का SI मात्रक वही हुआ हर्ट्ज, और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भारत में निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है बताइए? ये एक वसा है। क्या है? वसा है। क्वेश्चन नंबर 68, EEG इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो EEG हम लोग प्रयोग करते हैं मस्तिष्क की निगरानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है क्या? तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस ग्रंथि। क्या नियंत्रित करता है? थैलेमस नहीं, थैलेमस गलत है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 70, सही कथन चुनना है। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। हाँ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है क्या? तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा बताइए? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्या होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला होता है C-0/100 = F-32/180। आप इस पे बैठा दीजिएगा तो आपका फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। जैसे C की जगह पे आप 40 रख दीजिएगा तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, वैसे निकालूंगा तो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि नॉर्मल सा सोल्यूशन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 74, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा आममीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो किस खनिज के उत्पादन में बताइए। ये जो है चांदनी अभ्रक में भारत विश्व में अग्रणी था, बल्कि अभी वर्तमान में तो नहीं है, वर्तमान में फिर से चीन अग्रणी हो गया है अभ्रक में भी। क्वेश्चन नंबर 77, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य पर। क्वेश्चन नंबर 78, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 79, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो है वो किस कारण से होता है? एड्स होता है विषाणु के कारण से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है बताइए। तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, हाँ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? तो दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ से ही गेहूं और जौ के प्रयोग का प्रमाण भी मिला था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे? तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब उनकी जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? उसकी पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 84, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो ये बना था 1912 ईस्वी में। उड़ीसा भारत से कब अलग, बिहार से कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था 1936 ईस्वी में। और झारखंड कब अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया था 2000 ईस्वी में। चलिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? कौन व्याख्या किए थे? तो इसकी व्याख्या किए थे आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 86, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो कौन था राजा? तो वो राजा था बालपुत्र देव। कौन था? बालपुत्र देव। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा हिस्सा है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना? तो खड़गपुर पहाड़ी जो है वो पुराना है। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पढ़ता विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो इसका विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से? तबकात ए नासरी में मिलता है। किसमें? तबकात ए नासरी में। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है वो आच्छादित है कछारी मिट्टी से। किससे? कछारी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 90, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे सुहरावर्दी संप्रदाय से। किससे? सुहरावर्दी संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 91, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? तो कौन से शासक थे? तो वो शासक थे इस्लाम शाह। कौन थे? इस्लाम शाह। और ये कौन थे? ये थे शेर शाह। हाँ, शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? शेर शाह के उत्तराधिकारी थे इस्लाम शाह। क्वेश्चन नंबर 92, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है? किसका कथन है? तो ये कथन है विलियम फिंच का। किसका है? विलियम फिंच का। क्वेश्चन नंबर 93,
कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे सुल्तान जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 94, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत किए थे कौन? हाजी शरीयतुल्लाह। कौन? हाजी शरीयतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 95, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? हंगरी जो है वो एक स्थलरुद्ध देश है। विश्व में कुल कितने देश हैं जो स्थलरुद्ध देश है, बताइए? तो विश्व में कुल 44 देश हैं वो स्थलरुद्ध देश है। कितने? 44, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा ऐसा द्वीप है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो प्रचलित नहीं है? तो वो क्षेत्र है पंपास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पंपास का क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश है? तो ये देश है सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। ठीक है, चलिए तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा, और सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ दिनों में हमारी जो बिहार दरोगा की सेट है वो कंटिन्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो वीक में 2 दिन आती है, एक बुधवार को एक रविवार को। तो अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपको PDF ही नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ इसका जो डिटेल होता है आप देख लीजिए, इसका जो डिटेल होता है इसका भी PDF आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। तो आपको जुड़ना चाहिए, मुझे लगता है अगर आपको चाहिए इसका PDF तो आप ज़रूर वहाँ पे जुड़ जाइए। और वहाँ पे सिर्फ मैं PDF ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो होते हैं डेली के, वो भी मैं उसमें डालते रहता हूँ। और कुछ नोटिस जो होते हैं जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ वो भी वहीं पे डाल दिया करता हूँ। तो आप ज़रूर जुड़ जाएँ, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।